नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम फटाफट पहले हेमंत जी को जोड़ लीजिए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। थैंक यू। इस दौर में देश में जो बौद्धिक लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवियों को इस वक्त जरा गौर से देखने की जरूरत है। वो कथित हों, स्वयंभू हों, जितने भी हैं। हमने इस देश के बुद्धिजीवियों को नाले से गैस निकाल कर चाय बनाने वाले फॉर्मूले पर ताली बजाते हुए देखा है। बादल से रडार की क्षमताओं को रोक देना और लड़ाकू विमानों को निकाल देना, उस पर इस देश के साइंटिस्ट को ताली बजाते हमने देखा है। देखिए, ये दौर नया है, युग नया है। तो वैसे ही हमारे देश में तमाम ऐसे राजनीतिक दलों में भी ऐसे मेंबर हैं जिनको हम लोग विदेश नीति के, किसी को आर्थिक मामलों का बड़ा विशेषज्ञ मानते हैं। दरअसल कांग्रेस में ऐसे लोगों की संख्या काफी रही है। मणिशंकर अय्यर एक नेता हुआ करते थे, आप जानते हैं। राजीव गांधी की डिग्री पर भी उन्होंने बताया कि कई बार फेल हुए थे, सब गिनती बता दी। एक और है शशि थरूर। इनको इस देश में सबसे ज्ञानी लोगों में, विद्वानों में गिना जाता है। खैर, थरूर ज्ञानी है, विद्वान है या अज्ञानी है, चर्चा इस पर नहीं है। राहुल गांधी ने हाल ही में अभी एक नसीहत दी थी, और नसीहत कम आदेश ज्यादा था। एक बड़ी मीटिंग हुई थी 3 घंटे की। उस मीटिंग में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों मौजूद थे, और खुला, मतलब एकदम बिल्कुल साफ एक आदेश था कि पार्टी लाइन के खिलाफ कोई भी अगर बयानबाजी करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। पार्टी लाइन का मतलब ये होता है कि जिस बयान से पार्टी का नुकसान हो, वही पार्टी लाइन के खिलाफ है। अब शशि थरूर उस आदेश के बाद बाहर निकले तो बगल में खड़े मुस्कुरा रहे थे, बाल अपने संवार रहे थे। कुछ ही दिन गुजरे, उन्होंने राहुल गांधी के उस आदेश को रद्दी की टोकरी में डाल दिया, और अब जो है वो अपना पाप विमोचन कर रहे हैं। उनके शब्दों में मैं कहूं तो उनका एक शब्द है कि मैं जो है अपने दाग मिटा रहा हूं। ये शब्द है, दाग मिटा रहा हूं। दाग क्या करके मिटा रहे हैं? मोदी की तारीफ करके मिटा रहे हैं। मोदी की तारीफ से अपने दाग मिटा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने आलोचना की थी, उनको अफसोस है इस बात का। मोदी की आलोचना की थी, भारत के कूटनीति की आलोचना की थी, उसका अफसोस है। और बता रहे हैं कि इस दौर में भारत कूटनीति के लिहाज से अपने सर्वोत्तम दौर में है, बहुत मजबूत स्थिति में है कूटनीतिक रूप से। अब दरअसल पूरे देश में वन वे ट्रैफिक है, तो शशि थरूर से तो बहस हो नहीं सकती, तो हम हेमंत अत्री जी से बहस कर ले रहे हैं। उनसे तो हो नहीं सकती है। लेकिन सवाल पहला यही है कि हेमंत भाई, ये गीदड़ भभकी, धमकी, आदेश, इसको जो भी आप शब्द दे दें, अलग-अलग लोग अलग-अलग शब्द दें। मैं कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी और खड़गे साहब के लिए सवाल, जब से मैं सुन रहा हूं कि कांग्रेस की सर्जरी होगी, कांग्रेस की सर्जरी होगी, कांग्रेस से अनुशासनहीन लोग निकाले जाएंगे, पार्टी लाइन के खिलाफ बोलने वाले निकाले जाएंगे, स्लीपर सेल निकाले जाएंगे, ये सुनते-सुनते कान पकने को आ गए। कान पक गए कहते हैं अलग, हम कह रहे हैं कान पकने को आ गए। ये सुनते-सुनते आज तक कोई कार्रवाई किसी पे हुई नहीं है। जो जहां है वैसे ही है, सिर्फ राहुल गांधी बोल के निकल लेते हैं। तो क्या राहुल गांधी लफाजी में नरेंद्र मोदी से कंपटीशन कर रहे हैं क्या? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, ये जो मसला है ना, इस पे रह करके बार-बार बात होती है, क्योंकि कांग्रेस में वर्बल डायरिया से पीड़ित बहुत लोग हैं। इसको हम्म। वर्बल डायरिया बोलते हैं अंग्रेजी में, कि रह करके उनको, किसी को दिखास की प्रॉब्लम है, किसी को छपास की प्रॉब्लम है, किसी को खबरों में बने रहने की प्रॉब्लम है, और किसी को मुख्य धारा के अंदर ये दिखना चाहिए कि मैं हूँ, मैं भी हूँ, उस टाइप की एक चीज है। आपने कहा शशि थरूर का जिक्र किया। बेसिकली शशि थरूर धीरे-धीरे इतने सीज़न्ड और मैच्योर डिप्लोमेट होने के बावजूद, और अब तो बहुत सीज़न्ड पॉलिटिशियन भी हो जाना चाहिए इतने लंबे समय के बाद, हम्म। रहकर वो जो चीजें कर रहे हैं, पता नहीं वो क्या सोच के, क्या करके, एक बेचैनी उनके अंदर जो है लगातार आप देख रहे हैं। कभी वो पीयूष गोयल के साथ अपना फोटो ट्वीट करते हैं, कभी हम्म। तमाम तरह की बातें करते हैं। कल उन्होंने जो किया ये,
ये बेसिकली आपको पता है रायसीना डायलॉग चल रहा है दिल्ली के अंदर, पूरे नेशनल और इंटरनेशनल की एक बड़ी इवेंट है, डिप्लोमेसी के लेवल पे, स्ट्रेटजी के लेवल पे। और वहां पर इस तरह की बात करना, देखिए एक तरफ तो हिंदुस्तान को यूक्रेन और रशिया वाले मामले में रह करके बीच में, जैसे पिछली बार जब क्या नाम है मोदी जी गए थे वहां, जेलेंस्की से मिले थे एक बार जाकर के, तो उसके आने के बाद उन्होंने क्या कहा कि भारत को उनसे तेल नहीं लेना चाहिए। मैंने बोला, मिलते ही मैंने मोदी को पहला शब्द कहा। जेलेंस्की ने खुद बताई ये बात, मोदी जी तो बताएंगे नहीं किसी को, मोदी जी तो गुड़ी गुड़ी बताते हैं सारी बात। तो वैसी सूरत में बेसिकली क्या है कि आज की तारीख में जो जो रूस यूक्रेन का जो युद्ध है ना, ये अगर आप उसको डिप्लोमेटिकली देखेंगे तो ये कुछ बड़ा खेल है, ये केवल युद्ध नहीं है। इसमें पुतिन के भी इंटरेस्ट तो थे ही पहले से, अब ट्रंप के भी बहुत तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट जुड़ गए हैं जो सामने आ रहे हैं आपके लगातार। कल भी उनकी लंबी मीटिंग हुई है, बातचीत हुई फोन पर। शशि थरूर ऐसा क्यों कर रहे हैं? शशि थरूर को खबरों में रहने की एक बहुत पुरानी आदत है। और कल जब वो बैठ करके कह रहे थे, एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी का ओवरऑल स्टैंड क्या है, और ऊपर से वो क्या कह रहे हैं, कहते दोनों भारत की सुनते हैं। तो अब जब कोई पूछे तो कह देते कि मेरा तो बयान अपने आप में कंप्लीट है। भारत को कौन पूछ रहा है? इस पूरे फिएस्को के अंदर, चाहे वो इजराइल का और क्या हमास के बीच का मामला हो, चाहे यहाँ का मामला हो, भारत की कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन देखी आपने? केवल और केवल प्रधानमंत्री जी के जाकर बात करने की और ये कहना कि युद्ध कोई समाधान नहीं है, उसके अलावा तो कोई एक्टिव इंटरवेंशन है नहीं। वो तो भक्त लोग बताते हैं कि वो जो एमबीबीएस के डॉक्टर स्टूडेंट्स थे बेचारे, उनको लाने के लिए पापा ने 2 कॉल किए और युद्ध रुक गया था, उस टाइप की बात। लेकिन हकीकत में तो विदेश मंत्रालय ने उसका खारिज कर दिया था कि ऐसी कुछ नहीं। तो अब शशि थरूर ये बात क्यों कह रहे हैं? और उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने कहा कि भारत आज ऐसी स्थिति में है जो रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित कर सकता है। भारत के पास ऐसा प्रधानमंत्री है जो जेलेंस्की और पुतिन दोनों को गले लगा सकता है। हम दोनों जगह पर स्वीकार किए जाते हैं। इतनी बात इनको पता होनी चाहिए कि डिप्लोमेसी के अंदर गले तो सभी लग जाते हैं, लेकिन जब फैसले की घड़ी आती है तो उसमें बहुत सारी डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस और कंसिडरेशंस होती है। आज की तारीख में युद्ध रुकेगा भी तो उसमें ट्रंप और पुतिन का खेल बड़ा है। उसके अंदर बिजनेस इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, बहुत मोटे बिजनेस इंटरेस्ट है। उनको जमीन की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे रहे उसको, यूक्रेन को, और उसके अलावा जो उन्होंने जमीन कब्जा ली है रशिया ने, कहते उसको भी वापस नहीं कराएंगे। ये तो ट्रंप का फॉर्मूला देखिए आप, ऐसा पंचायती सबको मिले, और कह रहे जो आपके जो रेयर अर्थ मटेरियल है, जो आपके खनिज है, उसका 50% हमें दे दीजिए। तो ऐसे धंधे में हिंदुस्तान को कौन पूछेगा? जबरदस्ती ओवरबोर्ड जा करके एक जबरदस्ती का एक महत्व देने की बात, जो कि कांग्रेस में रहते हैं तो छोड़ दीजिए, भाजपा भी कोई इस तरह का दावा नहीं कर रहा है फिलहाल के लिए। राजनाथ ने, आपको पता होगा, ध्यान होगा, युद्ध रुकवा दिया था और रुकवा दिया था, कई बार कहा, हालांकि विदेश मंत्रालय ने खारिज किया, उसके बाद भी कहते रहे। लेकिन हकीकत में आज भाजपा, पूरी सरकार मोदी, रूस और यूक्रेन युद्ध के बारे में कोई बात नहीं करते, किस तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो पता नहीं इनको कहां से आकाशवाणी हुई कि कांग्रेस पार्टी की लाइन से ऊपर जाकर के किस तरह की ये बयानबाजी कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की लाइन छोड़ भी दें आप एक मिनट के लिए, कांग्रेस पार्टी के नेता जो कि संसद की विदेश मंत्रालय की स्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं, उनको इस तरह की बात अपनी तरफ से कहने का क्या मतलब है? क्या ओवरबोर्ड जाने का क्या मतलब है इसका? केवल एक ही कारण हो सकता है जो समझ में आता हम जैसे कम पढ़े लिखे लोगों के, कि वो कहीं ना कहीं मोदी को खुश करने के चक्कर में कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग है। कोई वन आइसोलेशन में कोई बात नहीं कही, कभी वो लेफ्ट सरकार की वहां प्रशंसा कर देते हैं पार्टी लाइन के ऊपर जाकर के, कभी यहाँ पे कुछ भी कह देते हैं, कभी राहुल गांधी को जाके कहते हैं कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही, मुझे मौका नहीं मिलता बातचीत का, बेचैनी एक खास तरह की। और जब उसको एड्रेस नहीं किया जाता तो फिर इस तरह की बात वो खुद ही कर देते हैं। अब पूना वाला उस पर वो कर रहे हैं, फिरकी ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उम्मीद है कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और जो उन्होंने कहा वो तो ठीक ही कहा है। तो पूना वाला की बजाय मोदी जी कह दें कि हम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट करके हम युद्ध को निपटाएंगे, वो तो नहीं बोल रहे। फिर कहते हैं कि भारत शांति सेना भेजने को तैयार है, अभी तो शांति सेना की कोई बात ही नहीं हो रही, हो रही है कोई बात शांति सेना की? यूरोप के अंदर भारत शांति सेना भेज के क्या करेगा? मतलब जो भी आए, बेसिकली क्या है कि बीजेपी ने फॉर द टाइम बीइंग, जब से वो हथकड़ी बेड़ियों वाला कार्यक्रम हुआ अमेरिका से हिंदुस्तानियों को लाने का, उस पर बीजेपी तो उसको तो साफ सुन गया था बिल्कुल। उस पर थरूर आज तक नहीं बोले, आज तक नहीं बोले, अगर आपको ध्यान हो तो। इतनी बड़ी एम्बेरसमेंट थी, पूरी कांग्रेस पार्टी रह करके उस पर मांग करती आई, संसद के अंदर भी बाहर भी। नहीं सुनते अलग बात है, मीडिया कवर करता नहीं बात, लेकिन देश की आस्था का और मान सम्मान की बात तो थी। थरूर उस पर नहीं बोले, वो रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने चल पड़े, जो जिसको कोई पूछ नहीं रहा हिंदुस्तान को, उसके बावजूद भी वो कि भारत की शांति सेना चली जाएगी, फला चली जाएगी। अभी तो उस तरह की कोई मॉडलिटीज है ही नहीं, और शांति सेना कोई एक देश की थोड़ी जाएगी, वो तो यूएन के झंडे के नीचे जाती है।
तमाम देशों की शांति सेना उसमें होगी। तो एक जबरदस्ती जो बीजेपी वाले जो काम करते हैं ना, एक अनफाउंडेड कहीं से भी कोई नैरेटिव पकड़ के लाके केवल नंबरबाजी की बात, और लीक से हटके कह दो कांग्रेसी हो और मोदी के बारे में इस तरह की बात हो तो कवरेज मिलेगी आपको, उस तरह की चीज ये लगती है। और कांग्रेस पार्टी का आपने कहा कि एक्शन नहीं लेते, मैं आपको पहले भी कई बार चर्चा में मेरी आपकी बात हुई कि कांग्रेस पार्टी एक यथास्थितिवादी पार्टी, स्टेटस क्वेस्ट, वहां बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन जब एक्शन की बात आती है तो फिर वही बात है कि आप डायग्नोज कर लेते हो, सर्जरी नहीं कर पाते और बीमारी वहीं की वहीं खड़ी रहती है। तो ये केवल यहाँ की देख लो, हिंदुस्तान के किसी स्टेट के अंदर देख लो, कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक लड़ाई, माफ कीजिएगा सारे कांग्रेस के भी भक्त हैं, जैसे बीजेपी के भक्त है ना, वैसे कांग्रेस के भी बहुत भक्त है आपकी इस टाइम लाइन पे, तो वो थोड़ी देर में हमारा कार्यक्रम शुरू करेंगे दोनों का। लेकिन उसमें भी फिर मैं एक बात कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की मुख्य प्राथमिकता आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की होनी चाहिए, ना कि अपनी पार्टी को एम्बेरस करने की, भाजपा के सामने नंबर बनाने की और आपस में लड़ने की। ये तीन बीमारियां कांग्रेस पार्टी को खाई जा रही है। हर स्टेट के देखिए अंदर कांग्रेसी अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं, बीजेपी से उनको कोई लंबा चौड़ा लेना देना नहीं। बीजेपी बेशक आ जाए, लेकिन कांग्रेस की सरकार आए तो मैं बनना चाहिए, या मेरे परिवार में कोई बनना चाहिए, या कोई भी टिकट राज्यसभा की आती है तो मेरे परिवार में जानी चाहिए या मेरे मिलने वाले को जानी चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में फ्री फॉर ऑल चल रहा है, हर एक स्टेट, हर एक स्टेट कुछ के अंदर। इसको सारे सारे इसका एक शब्द है इसके लिए बड़ा अच्छा, आपको ध्यान होगा, मोदी जी के चेले थे बड़े खास, नीति आयोग के सीईओ साहब, उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि देश के अंदर टू मच ऑफ डेमोक्रेसी है, और उस पर हमने तमाम बहसें की थी। मुझे लगता है देश के अंदर तो डेमोक्रेसी का जो हाल है वो तो पता ही है सबको, लेकिन कांग्रेस के अंदर टू मच डेमोक्रेसी जरूर है कि जिसको जो मर्जी आए कह के निकल जाए, कांग्रेस के बारे में मर्जी कह दे, जो बीजेपी के बारे में कुछ भी कह दे, किसी का कुछ होता रहे, उनको कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर टू मच डेमोक्रेसी आज की तारीख में है। ये जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है ना, इसका भी बहुत मूल्यांकन जरूरी है। डेमोक्रेटिक वैल्यू होता है अक्सर, जैसे देश में डेमोक्रेटिक वैल्यू का मतलब है कि देश आगे बढ़े, पार्टी में डेमोक्रेटिक वैल्यू का मतलब होता है पार्टी आगे बढ़े। यहाँ परिवार आगे बढ़ने के लिए डेमोक्रेसी है, खाली पार्टी में, कांग्रेस में परिवार आगे बढ़ाने के लिए। अब मुझे कई बार लगता है थरूर, ये शुभेंदु अधिकारी, हिमंता बिस्वा शर्मा इस वाले रास्ते पे है। हिमंता बिस्वा शर्मा बनने में वो यकीन रखने लगे हैं अब, और उनके विदेश नीति इतने बड़े डिप्लोमेट हम लोग भी मानते हैं, लेकिन अब तो मुझे संदेह होता है। शांति सेना की बात कर रहे हैं आप, ये बात तब कह रहे हैं जब 90 मिनट की बात पुतिन और ट्रंप फोन पर किए हैं यूक्रेन को लेकर के। अब इसमें भारत कहाँ है, न 3 में है न 13 में है बाबूजी, कहाँ है बताओ। ट्रंप वो बतिया रहे हैं, उसके जो है खनिज पदार्थों पर 50% का हिस्सेदारी अमेरिका ले रहा है। यूक्रेन का एक हिस्सा और क्रीमिया और तमाम जो है उसके हिस्से वो ले रहा है, रूस ले रहा है। भारत उसमें क्या ले रहा है? भारत फिरकी, क्या ले रहा है? भारत की फिरकी ले रहे हैं चेयरमैन जी। अब वहां पा रहे हैं कि जी है हम तो दाग धुल रहे हैं, मतलब मोदी जी का आलोचना हम करते थे, अब हम दाग धुल रहे हैं, मोदी जी बहुत महान नेता हैं। ये थरूर का असेसमेंट है। ये असेसमेंट पूरे थरूर के अपने आज तक के बड़े, जो उन्होंने अपना व्यक्तित्व गढ़ा था ना, एक के बार में उसको सब लीप पोत के बराबर करने की तरफ बढ़ गए। लेकिन फिर हम उसी पे आते हैं। एक मिनट, एक इंपॉर्टेंट आशीष भाई, एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने जो कोट कहा ना वो बड़ी महत्वपूर्ण। हाँ, उन्होंने कहा कि आज की स्थिति को देखते हुए मैं 3 साल पहले अपने दिए बयानों पर शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। हाँ, 2022 में संसदीय बहस में मैं इकलौता सांसद था जिसने यूक्रेन को लेकर भारत के रुख की आलोचना की थी। 3 साल बाद माफी भी कह सकता है आदमी, खेद भी व्यक्त कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डैमेज कंट्रोल करके, इसके मायने बहुत गंभीर है, आप माफी भी मांग लेते, खेद भी प्रकट कर देते। शर्मिंदगी बहुत बड़ा शब्द है, और वो भी डिप्लोमेट के लिए। एक इतना बड़ा लेखक, एक इतना बड़ा डिप्लोमेट, 3 बार का सांसद, पूर्व राज्य मंत्री, वो जब शर्मिंदगी शब्द कहता है ना, तो इसके मायने सामान्य से थोड़े से ज्यादा मुझे लगते हैं, बाकी तो वो ज्यादा जाने, इसके सामान्य मायने उससे ज्यादा है। दूसरा, 23 फरवरी को आपको ध्यान होगा जब थरूर ने मोदी और ट्रंप की मुलाकात की तारीफ कर दी थी। मोदी के साथ वहां क्या हुआ था सारी दुनिया ने देखा, कैमरे पे देखा। उसके बावजूद भी उन्होंने क्या कहा था कि मैं तो इस मुलाकात के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम देश के लोगों के लिए अच्छे हैं, मुझे लगता है कि इसमें कुछ सकारात्मक हासिल हुआ है। मैं एक भारतीय के रूप में मोदी और ट्रंप की मुलाकात की सराहना करता हूं, मैंने पूरी तरह से राष्ट्रीय हित में बात की।
जो ये आज तक की सबसे खराब अगर जो बॉडी लैंग्वेज है, जो हेमंत प्रेस भाई, कॉन्फ्रेंस में देखा। आप खराब बताओगे। उस मुलाकात में जब रूबिका लियाकत सुधीर चौधरी नहीं खोज पाए थे अच्छाई अंजना उन कश्यप, तब शशि थरूर थरूर खोज लिए थे। जब भाजपा के प्रवक्ता जी, मतलब आपको समझिए कि तुरंत भाजपा के सब योग्य प्रवक्ता पात्रा और वो भाटिया और ये सब तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, आ जाते हैं ना, कि देखिए डंका बज गया। ये सब बेचारे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने मोदी के अमेरिका अमेरिका यात्रा पर और मोदी ट्रंप मुलाकात पर जरा आप सर्च कीजिएगा, आप ये सब बड़ा विशेष गहराई में जाके देखते हैं, जरा खोज करके निकालिएगा कि स्पेशली मोदी ट्रंप मुलाकात पर भाजपा की कोई ब्रीफिंग हुई हो, पीसी हुई, निकालिएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। भारतीय जनता पार्टी ब्रीफिंग नहीं कर पाई साहब, कि हम बताएंगे क्या, क्या मुंह लेकर के कैमरे पाएंगे, जबकि आशीष बेशर्मी भाई, में इनका गिनीज बुक में नाम होना चाहिए था। वहां वहां पर जो आप फियास्को हुआ था, आप भूल रहे हो, जो अडानी के बारे में जो मोदी ने बोल दिया, उसके बाद सारी मुलाकात के मायने ही कुछ नहीं बचे थे। सब जब अलग हो गए, उन्होंने वो ये ऐसे 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 करना, ऐसे। केवल एक लाइन ने सारा खेल खराब कर दिया था, वसुधैव कुटुंबकम, भारत लोकतंत्र है, और अडानी के मामले में उन्होंने कह दिया व्यक्तिगत मामले डिस्कस नहीं होते। तो सारी की सारी जो कवरेज थी वो तो वही बात खा गई। डॉगी मीडिया तो चुप हो गया, डॉगी मीडिया को तो कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि हर चीज पे तो हम रिसीविंग एंड पे थे। टैरिफ देख लीजिए, टैरिफ के बारे में उन्होंने मोदी जी के सामने कहा कि हिंदुस्तान टैरिफ टेररिज्म करता है, कई दशकों से करता रहा है, मुंह पे कहा। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, जो अपने क्या नाम है इसका, जो ये जो इंडिया चाइना ये साला ब्रिक्स, ब्रिक्स के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा, उसके बाद बांग्लादेश वाले सवाल पे कहा कि ये नहीं, मैं जवाब दे देता हूँ। तो सारी की सारी चीजों पर वहां तो एम्बेरसमेंट के अलावा लाइव देखी पूरी दुनिया ने, भारत ने नहीं, पूरी दुनिया के कैमरों में लाइव दिखी वो बातचीत। उसके बावजूद उसको भारत के लिए अच्छी बता रहे हैं, जबकि हथकड़ी और बेड़ियों वाला मुद्दा भी नहीं छेड़ा, ना मोदी जी ने छेड़ा, ना हमारी डेलीगेशन ने छेड़ा। और सारे देशों में अकेले भारत को छोड़ दीजिए, एक देश का नाम बताइए जिसके लोग हथकड़ी और बेड़ियों में गए। उसके बावजूद भी थरूर कांग्रेस नेता होकर के उस मुलाकात की प्रशंसा कर रहे थे। भारत के लिए अच्छी कैसे थी अब भी नहीं बताया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं वही थरूर डेस्परेट है मोदी जी के दरबार में नंबर बनाने के लिए। इस डेस्परेशन पर मैं थरूर की फिर भी आलोचना नहीं करूंगा। आज अगर बात करेंगे तो हम फिर राहुल गांधी पर आएंगे, हम खड़गे साहब की बात नहीं करेंगे। ये याद है आपको, अभी 20-25 दिन पहले कांग्रेस के एक सम्मेलन में कार्यकर्ताओं के सामने फिदेल कास्त्रो का की कहानी सुना रहे थे। वो कहानी याद है आपको? मैं जी जी दर्शकों को जी। सुना देता हूँ। फिदेल कास्त्रो की कहानी सुनाए कि फिदेल कास्त्रो एक जो है अमेरिका का पत्रकार गया। फिदेल कास्त्रो, जब फिदेल कास्त्रो बेसिकली बागी थे, उन्होंने बड़ा संघर्ष वहां की सत्ता के तानाशाह सत्ता के खिलाफ बड़ा संघर्ष करके और तब जो है शासन अपना लाया, अपना अपनी सरकार बनाई थी। तो फिदेल कास्त्रो जब लड़ रहे थे, आज भी बहुत सारे जो वामपंथी हैं, क्रांतिकारी विचार वाले, उनके घरों में मैं जाता हूँ, कईयों घर में देखा हूँ फिदेल कास्त्रो लगे होते हैं। पढ़ना भी चाहिए, फिदेल कास्त्रो को पढ़ के बहुत चीजें मिलती हैं। तो फिदेल कास्त्रो के पास एक पत्रकार गया, राहुल गांधी की कहानी बता रहा हूँ, जो राहुल ने सुनाया था, मैं अपनी जुबान में बता रहा हूँ। फिदेल कास्त्रो से पूछा उसने कि आप लड़ते कैसे हो इस सरकार के खिलाफ, आपका साथ कौन देता है, आपका साथ कौन देता है? तो उन्होंने कहा कि मेरा साथ कोई नहीं देता है, मैं लड़ाई के लिए आगे बढ़ जाता हूं। जो भग जाते हैं, जिनको भगना होता है डर के, वो भग जाते हैं, जिनको मरना होता है वो मर जाते हैं, और जो बच कर आते हैं वो मुझे सहयोग करते हैं, वही उन्हीं के साथ लड़ता हूं। वो कहानी, मतलब हो सकता है शब्द थोड़ा दाएं बाएं हो, लेकिन उस कहानी का उनका जो अर्थ था, सारांश था, वो कार्यकर्ताओं को समझा रहे थे, ताली खूब बजी थी कि अब दरवाजे, उन्होंने कहा भी कि अब दरवाजे खुले हैं, जिनको जाना हो चला जाए। राहुल गांधी के यहाँ पर मैं मैच्योरिटी पर सवाल खड़ा करूंगा। मैं कहा ना, अभी बहुत पहले बोल दिया हेमंत जी ने कि बहुत लोग अभी टाइमलाइन पे आएंगे कि अच्छा लग रहा है, कल कल बीजेपी से सौदा हो गया है, संगी हो गए हो तुम। तो इसलिए सवाल उठाऊंगा इस पर कि राहुल गांधी को आज तक ये समझ में नहीं आया है कि जो ऐसे लोग बैठे हैं वो दरवाजा खोलने से नहीं जाएंगे, उनको धक्का, गिरेबान पकड़ के धक्का मार के बाहर निकालना पड़ेगा। वो जाएंगे क्यों भाई साहब? आपके बगल में बैठने के लिए तो उनको कहीं से पेमेंट मिल रहा है, उनकी नौकरी है आपके पास बैठो, आपकी पार्टी में रहना उनकी नौकरी है।
वो डिप्यूटेड हैं, डिप्यूटेशन पे हैं कांग्रेस में। तो डिप्यूटेशन पे हैं, जब तक डिप्यूटेशन से बुलाया नहीं जाएगा कैसे जाएँगे? कैसे जाएँगे? आपके दरवाजा खोलने से जाएँगे? आपको किवाड़ खोल करके कॉलर पकड़ के बाहर करना होगा। और वो काम होता कहीं नज़र नहीं आ रहा है दूर-दूर तक हेमंत भाई। अब मैं उदाहरण बता देता हूँ फिर आपसे समझ लेता हूँ इसको। केरला अभी आपने सुन लिया, कर्नाटका चले आइए। कर्नाटका में डीके शिवकुमार वर्सेस सिद्धारमैया की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी की ऐसी की तैसी कर रहे हैं सारे। कोई नहीं वहाँ पर कांग्रेस के लिए कोई नहीं वहाँ पर अब खड़ा है। अगला चुनाव देख लीजिएगा कर्नाटक में कांग्रेस का क्या हश्र होगा। आधा लॉबी खड़ी है सिद्धारमैया के साथ कि जो कह रही है हम कुर्सी जाने नहीं देंगे। वो खुलेआम डीके शिव कुमार को चुनौती दे रहे हैं, उनके खिलाफ लिख रहे हैं। डिप्टी सीएम के खिलाफ सीएम की लॉबी लिख रही है। तो पार्टी क्या होगा इससे पार्टी का क्या होगा सोचिए। शिव कुमार के खेमे वाले खुलेआम लॉबिंग कर रहे हैं। वहाँ हालत। हिमाचल आ जाइए। हिमाचल प्रतिभा सिंह विक्रमादित्य सिंह बनाम सुक्खू। वहाँ अगली बार कितनी सीट आएगी कल्पना कर लीजिए चुनाव अभी सरकार में है, कितनी सीट आएगी सोच लीजिएगा। गुजरात में अभी खुद राहुल गांधी बताई का आए हैं। राजस्थान में सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत में वहां पर एक भजन लाल शर्मा बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री बन के। ये सिर्फ पायलट वर्सेस गहलोत का नतीजा है कि वहां भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। जो क्या बोलते हैं पता नहीं है। जो मोदी को वो इकलौता हिम्मती आदमी है जो बताता है कि मोदी उनके फेवरेट एक्टर हैं। पहला हिम्मती। मध्य प्रदेश में आइए आज कमलनाथ से लेके दिग्विजय तो मान लीजिए कि मतलब एक्टिव नहीं है लेकिन कम से कम कांग्रेस की जड़ें नहीं खोद रहे हैं। आज भी अगर कांग्रेस में मध्य प्रदेश में हर जिले में कार्यकर्ता किसी एक को पहचानता है तो दिग्विजय को पहचानता है, बाकी तो पहचानता भी नहीं। कमलनाथ आज भी बैठकों में अपना रूप दिखाई देते हैं कि हमसे बिना पूछे एजेंडा तय हो जाता है बैठक का। यहाँ आकर के दिल्ली में भाजपा दरवाजे पे जो है नॉक करते रहे 5 दिन तक, किसको नहीं पता है। जो आदमी 5 दिन भाजपा के दरवाजे पे नॉक किया आज भी वो कांग्रेस में है। कांग्रेस में मध्य प्रदेश में सबसे वरिष्ठ आज भी है, जहाँ खड़ा होता है लोगों को उसके पीछे खड़ा होना पड़ता है। भाई कोई आदेश जारी हुआ है हेमंत भाई कि नहीं कमलनाथ अब किनारे चलो, रिटायर हो गए या पार्टी में नहीं हो या अब आपका लेना देना नहीं है। आपके मौन से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तो है ही है ना कि कमलनाथ कभी भी पावर में आ जाएंगे तो इनके पीछे चलो, इनका पैर छुओ, पांव छुओ। कमलनाथ हैं। अब कितने राज्य गिनाए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में टीएस बाबा और भूपेश बघेल के चक्कर में जहां पर रिपीट होना था वहां पार्टी बंटाधार हो गया। कॉन्फिडेंट स्टेट था जहां आना था। टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल दोनों मिलकर दोनों ने एकदम ठान लिया था कि एक दूसरे प्रत्याशी नहीं जीतने देना है। तो कांग्रेस का बंटाधार हो गया। बंगाल में अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी की लड़ाई में पता नहीं चला कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है। कांग्रेस का स्टैंड पता नहीं चला, अधीर रंजन का स्टैंड दिखता रहा। झारखंड की अंतर्कल अलग है। झारखंड में अभी नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं लेकिन चलती पुराने प्रदेश अध्यक्ष की है। ये भी मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। बिहार में अल्लावरू राहुल गांधी के आदमी, राहुल गांधी के खास विश्वास पात्र के रूप में भेजे गए। जिस दिन से गए थे उस दिन से ही अखिलेश प्रसाद सिंह वहां के प्रदेश अध्यक्ष उनके खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे थे। प्रभारी जिसको राहुल गांधी ने भेजा, अब बताइए राहुल गांधी ने जिसको भेजा कोई भी कांग्रेसी कहेगा कि उसके खिलाफत करें। उसी के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठा हुआ था वो आदमी। हालांकि कल नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है लेकिन नया प्रदेश अध्यक्ष बना के क्या करोगे आप। वो आदमी इतने लंबे समय से बिहार कांग्रेस को चला रहा था, वो कांग्रेस का खेल खराब करेगा, बंटाधार करेगा, या तो पार्टी से निकाल दिए होते। आपने अखिलेश प्रसाद सिंह को राज्यसभा पहुंचाया, अखिलेश के बेटे को चुनाव लड़वाया। वहां पूरी पार्टी अखिलेश सिंह खुद अपने लिए और अपने बेटे के लिए चलाए। कितने राज्य हमको लगता है कुछ राज्य छूट गए होंगे। अगर नाम को याद दिला दे तो मैं वहां भी बता दूं किसका किसका क्या चल रहा है। तब हेमंत भाई हम फिर सवाल में लोग कहते हैं कि आप ही सबको कर लिए, इसलिए एग्जाम्पल बताना जरूरी है, मजबूरी है मेरी। इतना सब कुछ देख करके फिर क्यों हम राहुल पे नहीं सवाल करें। उसे फिर आते हैं
फिर तो ये आप केवल आप क्या कर रहे हो कि हम जैसे पत्रकारों को या जो कुछ लोग अभी हैं कि जिनको लगता है कि कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, भारत बचाने के लिए। राहुल गांधी ऐसे सारे जो लोग आशान्वित हैं, उनकी आँखों में धूल झोंक रहे हैं और उनके साथ धोखा कर रहे हैं। ऐसा क्यों ना मैं कहूँ? नहीं, देखिए आशीष भाई, बेसिकली 2 तरह के जीव होते हैं। एक राहुल गांधी हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी। दोनों हुँ, में आपको एक बार अंतर करना पड़ेगा। एक्सट्रीम पोजीशन दोनों ही खराब होती है, चाहे वो मोदी हो चाहे ये हो। हुँ, मोदी जी जब से आए, कितने बड़े-बड़े तोपची घर बैठे हैं। अडवाणी जी, हुँ, मुरली मनोहर हुँ, जोशी जी और नाम गिनती जी। वेंकैया नायडू जी उस टाइम उपराष्ट्रपति थे, वो घर चले गए बेचारे, अपने रिटायरमेंट कहाँ है उनका पता ही नहीं। और ऐसे तमाम लोग, यशवंत सिन्हा जैसे ज्ञानी लोग, शौर्य, अरुण शौरी जैसे, जी इस सरकार के अंदर, मोदी सरकार के अंदर टैलेंट की बड़ी भारी कमी, बहुत ज्यादा हुँ, कमी। या निर्मला सीतारमण जैसे व्यक्ति को वित्त मंत्री बनाया जा रहा है, पहले रक्षा मंत्री बनाया गया था, हाँ, टॉप उन पोस्टों पे। तो कहीं ना कहीं टैलेंट की बहुत सीवियर प्रॉब्लम है। लेकिन वो उन्होंने एक पैरामीटर बना दिया, जो भी है 75, किस पे लागू होता है किस पे नहीं, वो एक अलग बहस का विषय। लेकिन जिसने 75 क्रॉस किया, वो सारे साइडलाइन मार्गदर्शक मंडल ऑटोमेटेड हुँ, मोड में होते चले गए, ऑटोमेटेड मोड। हुँ, हुँ, एक तरफ राहुल गांधी है। अब एक्सट्रीम पोजीशन देखिए, मोदी के खिलाफ पूरी बीजेपी में कोई सांस निकाल के दिखाए तो उसका हुँ, दूसरा लोग ये कहेंगे, अभी जो ट्रॉल सेना आएगी, जो कांग्रेसी वाले आएंगे ना, अभी तो हमारी सेवा के लिए, हुँ, कि वो मोदी हो जाए क्या। ये सवाल मोदी का होने का उसका नहीं है, सवाल पार्टी के हित का है, डेमोक्रेसी को बचाने का है और मजबूत विपक्ष देने का हुँ, है। उसमें जो जो लोग आपके रास्ते में बाधा बन रहे हैं, ये हर एक स्टेट की अपनी कहानी है। जो आपने बताया, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। कहीं भी कांग्रेस पार्टी, जहां वो आमने सामने बीजेपी के साथ है, उसकी हुँ, प्रायोरिटी बीजेपी को निपटाना नहीं, पहले अपने विरोधी को निपटाना है पार्टी के हाँ, अंदर। हाँ, ये कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा, जिसको कहेंगे आप, उसकी पीड़ा है, उसकी असली बीमारी है ये। हर एक स्टेट हुँ, में आप चले जाइए, पार्टी का चाहे बंटाधार हो जाए, आई हुई सत्ता गवा दो। मध्य प्रदेश में आपने देखा, छत्तीसगढ़ में आपने देखा, राजस्थान में देखा, हरियाणा में प्लेट में रख के दे दी, 75 सीटों से चले थे। महाराष्ट्र देख लीजिए और गिनते जाइए, पिछली बार केरला में क्या हुआ था, जीती हुई स्टेट। हुँ, तो बेसिकली समझना पड़ेगा क्या है, मुख्यमंत्री तो एक ही होगा, एक हुँ, मुख्यमंत्री होगा। उसके बावजूद हर कांग्रेस पार्टी में जो चुनाव लड़के जीत ना पाए, चाहे अलग बात है, लेकिन मुख्यमंत्री सबको बनना है। हुँ, तो इस बीजेपी में तो कोई जो दावेदार है भी, क्या किसी ने सुना आपने कि वो कह दे कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं? अभी दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बन रहा था, किसी भी स्टेट के अंदर किसी एक बीजेपी नेता का मुझे एक बाइट दिखा दो आप। साहिब सिंह वर्मा का भैया बेटा परवेज साहिब सिंह, अरे किसी से वो सब पूछो आप। वो छोटे नाम आप ले रहे हैं। शिवराज और वसुंधरा, इनकी दशा देखिए। हाँ, नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि एक एक्सट्रीम पोजीशन वो है कि जो हुँ, सिटिंग मुख्यमंत्री है, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, उसको सीएम डिक्लेयर नहीं किया जा रहा, वो बेचारा फिर भी दावा करने की स्थिति में नहीं। तो हुँ, एक एक्सट्रीम पोजीशन है, वो तो नहीं होनी चाहिए। उसकी भी हम उसके वो करते हैं कि भाई सीनियरिटी, एक्सपीरियंस, वो चीजें होनी चाहिए। लेकिन एक तरफ राहुल गांधी जो हुँ, कह क्या रहे थे कि बारात के घोड़े, जंगी घोड़े, वो सब गुजरात में उन्होंने बताया, फिदेल हुँ, कास्ट्रो उन्होंने बताया। लेकिन ये जो भाषा है राहुल गांधी की, ये तो पिछले 15 साल से तो हम सुन रहे हैं। हर हाँ, भाषण में, किसी भी हाँ, बड़े इस तरह के पार्टी के संगठन के प्रोग्राम में जाते हैं जहां वर्कर्स होते हैं, राहुल हुँ, गांधी की कमोबेश यही भाषा होती है। हुँ, लेकिन उसका आउटकम क्या है? देखिए, आपने एक बात कही कि उनको कान पकड़ के बाहर निकालो। मैं उतनी एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं जाऊंगा। मैं एक बात तो कह ही सकता हूँ ना, कि इतने साल सक्रिय राजनीति में रहने के बाद राहुल गांधी सारी यूनिट, स्टेट यूनिट्स के लोगों को जानने लगे। हुँ, उसमें जिस आदमी में लड़ने का मादा है, जिसपे सीबीआई ईडी के केसेस नहीं है, जो हुँ, रिलेटिवली यंग है, जिसके अंदर एक स्पार्क है, जो एक अच्छा ऑरेटर है, उसको आगे बढ़ाने से राहुल को कौन रोकता है? हुँ, ये सवाल है या नहीं? लेकिन बिल्कुल। क्या किसी एक नाम बता सकते हैं मुझे कि राहुल गांधी ने उसको प्रमोट किया? और जितने राहुल गांधी ने प्रमोट किया, आज सारे बीजेपी में, सारे हुँ, बीजेपी में। सब। लिस्ट गिन लीजिए आप। सचिन पायलट भी चले गए थे, लगभग हाँ, लगभग वो चले तो गए थे, गए ही थे। बीजेपी चले ही गए थे। तो हुँ, जो व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो उस समय, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, हुँ, उसके बावजूद भी जो आदमी मनोहर लाल खट्टर की सरकार की हॉस्पिटलिटी लेके और गुड़गांव में आकर के जिस तरीके से बालेसर के 5 स्टार होटल में 3 दिन तक रुका और वो सारी चीजें हुई, तो आपको क्या लगता है कि उस उम्र के अंदर कोई प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम होने के बावजूद भी अपनी ही पार्टी से बगावत कर दे, तो उस पार्टी का उस प्रदेश में क्या हाल होगा? निश्चित तौर पे गहलोत जिम्मेदार होंगे सारी कुछ हालात के लिए, लेकिन उस पर कमांड एंड कंट्रोल हाईकमान किस बात का है भाई? सवाल तो हाँ, ये आएगा ना। हुँ, तो जो रेलेवेंट सवाल है कि मोदी जी का एक एक्सट्रीम है, दूसरी तरफ राहुल जी का एक एक्सट्रीम, हुँ, कि 15 साल से एक ही बात कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग हैं। भाई, आप वो अपने आप नहीं जाएंगे, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो डेपुटेशन पे है,
वो किसी मकसद से है वहां। तो उनको आप अगर मान लो नहीं निकालना चाहते, फॉर एग्जाम्पल, दूसरे को तो प्रमोट कर सकते हो ना। अब हरियाणा के अंदर देखिए, आप अक्टूबर में रिजल्ट आया था, आज बजट सेशन चल रहा है, आप मार्च में हो, अभी तक पूरे 6 महीने हो गए, एलओपी विपक्ष का नहीं। नेता नहीं है, विपक्ष का नेता नहीं है। और जिस महोदय ने 75 से सीटें लाके 36 पे ला दी, वो आज भी प्रदेशाध्यक्ष है। फिर हाँ। आप कहते हो कि हम पार्टी चला रहे हैं। ऐसे तो आशीष भाई, पार्टी तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी, विपक्ष की भूमिका छोड़ दीजिए, सब कुछ। ऐसे तो कोई एनजीओ भी नहीं चलती, ऐसे तो कोई सोसाइटी भी नहीं चलती, और हकीकत में ऐसे कोई परिवार भी नहीं चलता। इनिशियली कोई चीज समस्या होती है, और जब आप उसको लंबे, बीमारी होती है, और जब उसको लंबे समय तक एड्रेस नहीं करते तो वो नासूर बन जाती है। तो उसका केवल एक ही उपाय बचता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, उसको सर्जरी कहते हैं। कितनी बार आप कह लें, मैं कह लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्यों कहना पड़ता है, ये भी दोनों तरफ के ट्रोल्स को बता दूं कि इस देश के अंदर लोकतंत्र है, और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ना केवल मजबूत सरकार जरूरी है, उतना ही मजबूत विपक्ष भी जरूरी है। इसलिए पॉलिटिकल डिस्कोर्स करना हम सबका एक फर्ज है, ताकि लोग, हमको ओपिनियन नहीं दे रहे, हम केवल अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि साहब स्थिति ये है, वस्तु स्थिति, कि राहुल गांधी यही बात 10 साल से कह रहे हैं। लेकिन एक नेता का नाम बताइए जिसको पार्टी से एक्सपेल किया उन्होंने, एक का नाम बता दीजिए मुझे। नहीं। और इस बात का एक बहुत शानदार उदाहरण, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, छोटी सी बात। सोनिया जी ने लंच दिया था 2009 में, जो हम कांग्रेस बीट रिपोर्ट करते हैं ना, रिपोर्ट, तो बीट रिपोर्टर्स बोलते हैं उसको। तो 2009 में उन्होंने लंच दिया घर पे 10 जनपद पे, तो मैं भी था वहां। तो अलग अलग टेबल पे जाके वो खाना खा रही थी। तो आपको पता है जो जर्नलिस्ट है वो कोशिश करते हैं एक्सक्लूसिव कुछ मिल जाए। तो मैंने खाना नहीं खाया, मैं उनके साथ साथ सारे टेबलों पे घूमता रहा, कई और लोग भी थे, 2-3 मेरे जैसे और भी थे। तो आखिर में वो जो मुड़ी तो उन्होंने कहा कि यू आर नॉट हैविंग लंच। मैंने कहा जी वी विल हैव विद यू। तो बैठ गए। तो वजराज द्विवेदी उस टाइम कम्युनिकेशन के हेड होते थे। तो मैंने कहा कि मैम ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो उन्होंने हंस के एक बात की, वो आपके सारे सवालों के जवाब देते हैं, वो सोनिया गांधी की बात कह रहा हूँ, तो राहुल गांधी से वो जुड़ती है। तो मैंने कहा मैम ये हो क्या रहा है सारी स्टेट्स में, ये वो। तो उन्होंने कहा कि संपादक जी आप खाना खाइए। मैंने कहा जी क्या हुआ। बोला हमारे यहाँ तो ये है कि आई वांटेड टू चेंज द चीफ मिनिस्टर, आई टोल्ड हिम, आई कॉल्ड हिम, आई टोल्ड हर आई वांट टू चेंज यू, ही रेडीली एग्रीड फॉर दैट कि जी ठीक है बदल लीजिए। उसके बाद 6 महीने उससे मुलाकात नहीं हुई। दिल्ली में प्रायोरिटीज बदलती रहती है, नैरेटिव बदलता रहता है। 6 महीने बाद परिस्थितियां बदल गई। एक दो बार बीच में कोशिश की, नहीं हो पाया। अल्टीमेटली उस बंदे ने अपनी टर्म कंप्लीट की, कांग्रेस पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया। स्टेट का नाम मैं जान के बताऊंगा, मैडम ने हंस के कहा भी था। तो सोनिया जी के समय में जो पार्टी की स्टेटस कोइस्ट अप्रोच थी कि चलता है तो चलने दीजिए, वो स्थिति राहुल गांधी के समय में यूं की यूं कायम है, उसमें कोई अंतर नहीं आया है। सोनिया जी की उम्र थी, उनका एक काम करने का अपना तरीका था। पहले राहुल को आप ये कह सकते थे अकेले, अब तो खड़गे साहब भी है, कहने को प्रियंका गांधी भी आ गई। तो अब तो उनके पास दोनों बाजू मजबूत है कहने को। अब इन लोगों, अच्छा मैं फिर कह रहा हूं, किसी को एक्सपेल मत कीजिए आप, जो प्रॉमिसिंग लोग हैं उनको तो आगे बढ़ा दीजिए। इसको, इसमें आपको कौन रोकता है, उनको आगे हाँ, ये बढ़ाइए। तो पिछले तो ये काम तो नहीं कर रहे। हाँ, जो उन्होंने कहा कि बारात के घोड़ों को आप टिकट दे देते हैं, तो ये उसको आशीष चित्राशी तो टिकट देते नहीं, मतलब दे के आता। हाँ, टिकट तो आप और आपके चले ही देते हैं। तो उस पर तो जनता के बीच में पछताने की कोई बात नहीं, वो तो आप अपनी कार्यशैली ठीक कीजिए। फिर जो सीबीआई ईडी वाले जितने भाई हैं आपकी पार्टी में, उन सबको नमस्ते कर लीजिए फॉर द टाइम में, कि भाई तुम थोड़ा सा शांत रहो, तुम्हारी ग्रह दिशा ठीक नहीं। उनको थोड़ा शांत करके और नई पीढ़ी को आगे बढ़ाइए, नए लोगों को जोड़िए, अच्छे ऑडिटर्स को जोड़िए। आज कांग्रेस पार्टी में कितने स्टेट्स के अंदर ऑडिटर दिखते हैं आपको? सारे जो, कोई उस जुड़ली का है, कोई उस ग्रुप का है, कोई इस ग्रुप का है, और वो उनमें से कोई एक भी कांग्रेस का नहीं। जैसे कई कांग्रेस बार का राहुल, कोई नहीं। कांग्रेस का कांग्रेस कोई, सब उनमें से किसी का भी एजेंडा कांग्रेस को मजबूत करना नहीं। इसको आप इस रूप में देखिए। तो ये तो बात राहुल गांधी सोचेंगे ना, मैं और आप तो केवल समस्या का एक आईना दिखा सकते हैं कि साहब एक स्टेट में हो सकता है, 2 में हो सकता है। ये तो हिंदुस्तान की हर स्टेट में हो रहा है। हर और आप स्टेट। ये बात लगातार कह रहे हैं, लगातार। जब आप कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट बने थे, फिर आप प्रेसिडेंट बने थे, फिर आपने प्रेसिडेंट से इस्तीफा भी दे दिया 19 में जब चुनाव में हार हुई। कमाल देखिए, राहुल गांधी ने भरी मीटिंग में क्या क्या कहा था, सिडनी की मीटिंग में उन्होंने इस्तीफा दिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रोका, उसने कहा जी हम सब जिम्मेदार हैं, आप अकेले थोड़ी हो। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा वापस नहीं लिया राहुल गांधी ने। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया, तो बाकियों का फर्ज नहीं बनता था वो भी दे देते। एक ने दिया हो तो बता दीजिए, किसी एक ने दिया हो तो। वो तो राहुल के साथ बहुत बड़ा
आप समझ लो धोखा हो गया था। राहुल ने सोचा कि मैं इस्तीफा दूँगा तो सब दे देंगे। और और आप एक बार मैं पहले बता चुका हूँ, आपको बताऊँ, एक बड़ा उसके बारे में बड़ा विस्फोटक जानकारी मिली कि जब राहुल ने इस्तीफा सोच के दिया था कि मैं दूँगा तो सारे इस्तीफा भाई एक सबकी सब नैतिक ज़िम्मेदारी लेंगे, सब इस्तीफा देंगे। राहुल के इस्तीफा देने के बाद भयंकर लॉबिंग शुरू हो गई कि कौन अब अध्यक्ष बनेगा। साउथ में, दक्षिण भारत में चिदम्बरम जी का परिवार भी था। वहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी हुई, बहुत बड़ी पार्टी हुई। उस पार्टी में बहुत-बहुत बड़े कांग्रेस के सब और वो सब गए जो जिनको कहा जाता था राहुल की टीम है। सब गए कि अब राहुल के जाने के बाद पार्टी को हमें सँभालना चाहिए। मतलब वो पार्टी पर कब्ज़ा करने के लिए। एक भाई साहब अब वो भी भाजपा में जा चुके हैं, वो अंबानी के घर चले गए। अंबानी के मुकेश अंबानी से मुलाकात की उन्होंने और मुकेश अंबानी से मुलाकात करके कहा कि ब पार्ट मतलब जैसे पूंजीपति, उद्योगपति हर पार्टी को फंड देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उन्होंने कि अब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मैं कमान सँभाल सकता हूँ, तो थोड़ा आप बैकअप पीठ पे हाथ रखिए। और ये जो होते हैं ना औद्योगिक घराने बड़े वफ़ादार होते हैं, वहीं से 10 जनपद फ़ोन आया कि ये आया था। तो वो भी भाजपा में है। वो भी भाजपा में वो पहुँच चुके हैं। तो ये स्थिति है और मैं आखिर में कहूँ एक जैसे अभी 2009 की चर्चा की हेमंत भाई ने, मयूर जानी ने हमारे मित्र पत्रकार हैं, आप सब देखे होंगे उनको भी अलग-अलग चैनलों पर। मयूर जानी ने बताया कि 2012 या 13 में एक दिन हम लोग चर्चा में बैठे तो कहे कि 12-13 में आशीष भाई उस समय मैं एक राहुल गांधी का गुजरात में कार्यक्रम था कार्यकर्ताओं के साथ, तो मैं उसमें गया था कवर करने के लिए। हमको लिखना था, खबर लिखनी थी हमको, तो हम लोग जाते हैं वही पत्रकार हम लोग जाते ही हैं। तो कहे वहाँ भी यही बात कहे थे कि सब बदल देना है। तो कहे कि अब मुझे यकीन नहीं होता है, आपको लगता है कि जब वो कहते हैं तो आपको लगता है कुछ होगा? मुझे पता होता है कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं तो 13 साल पहले यही बात सुना था। 13 साल में तो पता नहीं कहाँ से कहाँ कांग्रेस पहुँच गई होती अगर जो बोले हैं वो किए होते तो। यही सबसे जो है चिंता वाली बात है। राहुल गांधी की मंशा अच्छी हो सकती है, इंसान अच्छे हो सकते हैं, नीयत अच्छी हो सकती है, लेकिन जब तक आप एक्शन आपका अच्छा नहीं होगा, उसी जो बोल रहे हैं उसी अकॉर्डिंग एक्शन नहीं होगा, भला नहीं होने वाला है। चलिए, खैर कांग्रेस का इंटरनल इश्यू है, आखिर में तो यही कहा जाएगा। तो इंटरनल इश्यू ये लोग सॉल्व करें, लेकिन ये इंटरनल हम नहीं मानेंगे। ना मैं मानूँगा, ना हेमंत अत्री मानेंगे, ना न्यूज़ लॉन्चर। इसलिए कि अगर आपका पर्सनल मैटर है, तो आप इसको ट्रस्ट बना लीजिए अपने परिवार का। फिर जो मन करे करिए। आज आप इस देश की पॉलिटिकल पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी हैं। आज भी पैन इंडिया पार्टी अगर है तो कांग्रेस है। आज भी भाजपा पैन इंडिया नहीं है। आज भी भाजपा इस देश के कई राज्यों में अछूता है, बिल्कुल दूर है। लेकिन पैन इंडिया पार्टी है तो कांग्रेस है। इस देश की डेमोक्रेसी और संविधान पर जब हमको खतरा नज़र आता है, तो अपोज़िशन को मजबूत करना हमारे लिए कांग्रेस महत्वपूर्ण नहीं है, अपोज़िशन महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी अपोज़िशन की अगर सबसे बड़ी पार्टी इस तरह से चलेगी, तो फिर डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए इतनी चर्चा हम लोग करते हैं, साफ कर दें। इजाज़त दीजिए हमें कल फिर मिलेंगे हेमंत भाई के साथ कार्यक्रम में हॉट टॉपिक विद हेमंत। नमस्कार।